अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। इट्स सर मुसव्विर ज़ई अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस एंड इन ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द लेक्चर। यू नो कि हमारा जो टॉपिक था, वी डिसाइडेड कि हम कुछ दिन टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे एंड कुछ दिन ग्रामर पढ़ेंगे। तो हमारे 2-3 लेक्चर्स में हमारी ग्रामर होगी एंड उसके बाद टेक्स्ट बुक होगी। और अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पैसिव वॉइस जो हमने स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली आई डिसाइडेड कि हमारे जो लेक्चर हों, अच्छा वैसे बेसिकली हमने पैसिव वॉइस स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। सो दैट्स व्हाई वी आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टेंस ऑफ पैसिव विच इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव। तो हम सबको पता है कि पैसिव क्या होते हैं। इन डिटेल वी हैव डिस्कस सो मैनी टाइम व्हाट आर पैसिव। ये सारी बातें ऑलरेडी हमारे जो फिजिकल टीचिंग एनवायरनमेंट में क्लास हो रही थी उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके थे कि पैसिव क्या होते हैं। एंड बिफोर लर्निंग पैसिव देयर आर सम पर्टिकुलर रूल्स एंड कंडीशंस वी मस्ट हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग दैम। वो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की थी। उनको मैं कंसाइज करके रिकॉल कर देता हूँ ताकि तमाम चीज़ें दोबारा से हमारे जहन में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो के पैसिव क्या होते हैं। पैसिव इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट से कोई बात स्टार्ट हो रही हो, या जो हमारा एक्शन हो, या जो हमारा सेंटेंस हो वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो। ऐसे तमाम सेंटेंसेस को पैसिव में हम काउंट करते हैं। फिर देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल, देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स पॉइंट्स जो मैंने इस बोर्ड पे हमारी एनवायरमेंटल क्लासेस में मैंने लिखवाए थे, जिसके अंदर कुछ रूल्स लिखे हुए थे कि इसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। देयर आर ओनली 8 टेंसेस जिनको पैसिव में यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है हम ऑब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। एक्टिव के अंदर हम ऑब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे। तो ये तमाम चीज़ें एक्टिव और पैसिव में बहुत डिफरेंट होती हैं। उसके बाद एक मेन प्रॉब्लम थी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब की, कि हमें बताया गया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स जिनके इंट्रांजिटिव वर्ब इस तरह के होते हैं जिनके अंदर हम जो है वो जिनके वो पैसिव में यूज़ नहीं किया जा सकता, वो क्या होते हैं, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब की स्पेशलिटी क्या होती है, वो तमाम चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर ली थी। तो आज से हम उन तमाम चीज़ों को मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। अब हम बेसिकली तमाम पैसिव वॉइस को 1 बाय 1 टेंसेस के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। सो एज वी नो कि सबसे पहले हम जो टेंसेस पढ़ते हैं, चाहे वो एक्टिव हो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। अच्छा, जब हमने एक्टिव में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, सो सिमिलरली हम पैसिव में भी पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव पढ़ेंगे। और एक्चुअली पढ़ाया भी सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही जाता है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो। So today we are going to start present indefinite passive voice. Very simple. जब हमने एक्टिव वॉइस पढ़े थे मैंने बताया था टेंसेस को जहन में रखने के लिए देयर आर ओनली 6 थिंग। 6 ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए। आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा वो 6 बातें क्या होती हैं। आइदर दैट इज एक्टिव और पैसिव, दोनों में से कुछ भी हो, वी नीड टू लर्न ओनली 6 थिंग जो आप इजीली किसी भी टेंस को अपने जहन के अंदर लॉन्ग टर्म सेव रख सकते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऑन द राइट टाइम। 6 बातें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या थी याद कीजिए, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जब भी बात टेंसेस की हो, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, यू नीड टू लर्न 6 थिंग। वो 6 बातें क्या कहती? सबसे पहली चीज आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज उसके सेंटेंसेस को हम किस तरह आइडेंटिफाई करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मसला ये है कि जब तक हमारे पास उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका नहीं होगा, हम उसको सही तरह से ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। अगर आप सेंटेंसेस को सही तरह से ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो याद रखिएगा हमेशा हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। अगर हमारे सामने उर्दू में सेंटेंसेस लिखे हुए, क्योंकि एग्जाम्स में हमारे सामने उर्दू ट्रांसलेशन उर्दू में सेंटेंसेस आते हैं तो हमें उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। या जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम की बात करें, हम तो यहाँ पे जो भी चीजें सीखते हैं आपको पता है, हम तो जनरली मैं तो बात करता हूँ कि हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं। भाई हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज के अंदर अगर आपसे कोई बात कर रहा है उर्दू में और वो कौन सा टेंस यूज कर रहा है आपको कैसे पता लगेगा? जब तक
आपको ये नहीं पता होगा कि which tense is actually being utilized by the speaker, definitely you cannot answer that. हमें नहीं पता ही नहीं, तो हमें उसके बारे में उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू में पता होनी चाहिए, इंग्लिश में पता होनी चाहिए, ताकि जब हम कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वॉट एवर वी आर रीडिंग, उसके अंदर जो बात लिखी हुई है हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होगी, तो ही हम उसको सही अपने माइंड में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें, इस जुमले में ये बात कही जा रही है। तो लिहाजा हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए इंग्लिश में भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब। उसके बाद छठी चीज होती है उसके स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंटरोगेटिव के और इंटरोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स हमें पता होने चाहिए। तो भाई ये 6 चीजें होती हैं जो बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो एक्टिव टेंसेस हो या फिर पैसिव टेंसेस हो। तो आई होप कि मेरी बात समझ आ गई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन कौन सी 6 बातें हैं जो हमें टेंसेस सीखने से पहले ध्यान में होनी चाहिए। किसी भी टेंसेस को सीखने के लिए हमारे पास 6 बातों की नॉलेज होनी चाहिए। आई रिपीट, उसकी डेफिनेशन, उसको जुमले, उसके सेंटेंसेस को उर्दू में आइडेंटिफाई करना, इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना, उसके हेल्पिंग वर्ब, उसके एक्शन वर्ब, इन तमाम चीजों का हमें पता होना चाहिए। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव की तमाम नेसेसरी नॉलेज, तमाम नेसेसरी कंटेंट जो हमें पता होना चाहिए, आई हैव रिटन हियर, हम इसको जो है वो फर्दर जो है डिस्कस कर लेते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट देखिएगा, हियर फर्स्ट आई रिटन द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव। क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा कि दोज एक्शंस और वर्ड्स व्हिच आर डन इन आवर डेली लाइफ दे आर कंसीडर्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो सारे काम जो हमारी डेली लाइफ में किए जाते हैं। देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन। मैंने क्या कहा, those actions which are done in our daily life they are considered as present indefinite tense। वो सारे काम जो हमारी डेली लाइफ में यानी कि रूटीन वाइज किए जाते हैं, उन सब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में काउंट करते हैं, आई मीन उन्हें हम कंसीडर करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जो काम हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं या जो काम डेली लाइफ में किए जा रहे होते हैं, आपने ये भी नहीं कहना कि जो काम डेली लाइफ में किए जा रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसे कह दिया कि जो काम डेली लाइफ में किए जा रहे होते हैं, फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में काउंट नहीं होंगे, फिर वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव टेंस में काउंट होंगे। द टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट आफ्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो वो उसमें काउंट हो जाएंगे। लिहाजा वी आर लर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, तो हमें उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की, कि वो सारे काम जो हमारी डेली लाइफ में किए जाते हैं, हम उन सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में का जो है वो कंसीडर करते हैं, काउंट करते हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम उसके सेंटेंसेस को किस तरह से पहचानें। जैसे आपको याद होगा हम एक्टिव टेंसेस पढ़ते थे, तो वहां पे भी मैं आपको जो है आइडेंटिफिकेशन बताता था। बहुत सारे लोगों को ये उर्दू में जो सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना कि वो किस टेंस से बिलोंग करते हैं, ये उर्दू आइडेंटिफिकेशन कुछ लोगों को बहुत ऑड सी लगती है, मतलब वो बोलते हैं कोई एक अजीब सा तरीका लगता है। बट यू नो कि मैं हमेशा ही उन पैटर्न्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, हम हमेशा उन पैटर्न के जरिए पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो मोस्ट ईजीएस्ट होते हैं। तो भाई बहुत आसान सा तरीका है, जैसे हमें बताया था कि उर्दू में पहचानने का तरीका हमें कोई ना कोई बहुत पता होना चाहिए कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव की बात करें तो उसको हम उर्दू में कैसे पहचानेंगे। याद रखिएगा, कोई भी ऐसे सेंटेंस जिसके एंड में आपको मैंने पहले भी बताया था, जाता है, जाती है, जाते हैं, आ रहा हो, गॉट इट। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके उर्दू में एंड में जाता है, जाती है, जाते हैं, आ रहा हो, वो तमाम सेंटेंसेस एक्चुअली रेफर करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव को। अब आप सोचेंगे सर गिव अस सम एग्जांपल्स, तो वेरी सिंपल। अगर मैं कहता हूँ खाना खाया जाता है, मोबाइल रिपेयर किया जाता है, यहाँ पे गाड़ी वॉश की जाती है, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, घरों की मुरम्मत की जाती है, रोड बनाए जाते हैं, बातें की जाती हैं, हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस एक्चुअली रेफरिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव।
क्लियर? इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले उर्दू में, ये सब रेफर कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव को। अगर आप इनको रिकॉल करें, जो मैंने कहा याद करें, तो इन सब के एंड में जाता है, जाती है, जाते हैं, आ रहा था। इस तरह से थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस यू कैन इमेजिन इन योर माइंड। आप तसव्वुर करते हैं और आप देखेंगे कि उन सब के एंड में भी जाता है, जाती है, जाते हैं जरूर आ रहा होगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। यकीनन किसके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जाता है, जाती है, जाते हैं, आ रहा होगा। तो ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा सेंटेंस भी हो कि मैं कराची जाता हूं, तो आप इसको पैसिव में काउंट कर लो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव के उर्दू सेंटेंसेस में जो जाता है, जाती है, जाते हैं, आ रहा होता है, ये इसकी एक पहचान होती है। ये कंपल्सरीली इसके जुमलों में आ रहा होता है। बट इट डजंट मीन टू मूव समवेयर। बट इसका मतलब किसी इंसान के कहीं जाने की बात नहीं है। कहीं आप सोचो कि मैं कराची जाता हूं, आप इस सेंटेंस को भी पैसिव में ट्रांसलेट कर दो कि आई गो टू कराची। आपने सर कहा था कि वो जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव के सेंटेंसेस में उर्दू में जाता है, आ रहा होता है, तो हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। नो, यू डू नॉट हैव टू मेक सच अ मिस्टेक। ऐसी गलती नहीं करनी भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव के सेंटेंसेस में उर्दू में जाता है, जाती है, जाते हैं जरूर आ रहा होता है, बट इसका मतलब किसी इंसान के कहीं जाने की बात नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप कोई ऐसा सेंटेंस सोच रहे हैं जिसमें जाता है, जाती है, जाते हैं, आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव है, तो भाई जाने के लिए दुनिया में सिर्फ एक वर्ड होता है, गो। गॉट इट? जाने के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है, गो। आप जान लें कि गो वर्ड तो होता ही इंट्रांजिटिव है। तो इंट्रांजिटिव वर्ड यू नो कि कैन नॉट बी यूज इनटू पैसिव वॉइस। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव में यूज नहीं हो सकता। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, क्या इनको इनकी पहचान है, सारी बातें हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन देम फर्दर। इनको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, तो अब जाने के लिए तो गो ही वर्ड यूज होगा, तो गो वर्ड तो होता ही इंट्रांजिटिव, तो फौरन से आपका ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंसेस में उर्दू में जाता है, जाती है, जाते हैं, आ रहा होता है। और अगर हम बात करते हैं इनके सेंटेंसेस को इंग्लिश में पहचानने की, क्योंकि हमें बताया गया था वी नीड टू लर्न 3 थिंग्स। डेफिनेशन हमने पढ़ ली, उर्दू सेंटेंसेस की डेफिनेशन बता दी, इंग्लिश में किस तरह से आइडेंटिफाई करना है अब हम ये देख लेते हैं। याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, ओके, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं पैसिव सेंटेंसेस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, वो पैसिव होने की निशानी होती है। ओके, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होगा, वो उसके पैसिव होने की निशानी होगी। आई मीन वो इस बात की आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, ये एक पैसिव स्टेटमेंट है, ये एक पैसिव स्ट्रक्चर है। लेकिन उसके लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है। कहीं ऐसा ना आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट समझ लें, आप किसी और वर्ड को ऑब्जेक्ट समझ लें। सो उसके लिए हमारे पास वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट। एक्चुअली व्हाट डज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट जो है जिस पर काम हो रहा होता है वो बताता है। द थिंग व्हिच इज रिसीव इन एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। तो प्रेजेंट जो है वो पैसिव टेंसेस, आपको पता है पैसिव सेंटेंसेस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो कोई भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता है, वो इस बात की निशानी होती है कि वो पैसिव टेंस है। अब वो पैसिव किस टेंस का है वो हमें पता लगता है उसके हेल्पिंग वर्ब से। वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट बाय इट्स एक्शन वर्ब because we know that in all type of passive voice we use the third form of an action verb. This is the rule. हर passive tense में आपने verb की third form ही use करनी होती है। That's why we cannot recognize any sentence that either from which tense it is belonging. वो उसके action verb से आप identify नहीं कर सकते, क्योंकि हर टेंस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। तो फिर हम कैसे पहचाने? तो भाई उसके लिए आपने उसके हेल्पिंग वर्ब को यूज जो है वो कंसीडर करना होगा, उसको देखना होगा कि उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है।
एक्टिव वॉइस में हम हमेशा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टेंसेस फॉर्म यूज करते थे, बट आपको पता है कि पैसिव में हमारा एक रूल होता है कि हमने सभी टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। जितने भी टेंसेस पैसिव में यूटिलाइज किए जाते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। तो याद रखिएगा इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। बस हमने अगर उसको पहचानना है कि वो किस टेंस का है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को देखना होगा। तो अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो, क्या हो बेटा, इज एम आर, तो याद रखिएगा ये प्योरली प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव को रेफर कर रहा होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होगी, उससे आप फर्दर क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बाय आ रहा होगा, बाय नहीं आ रहा होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ही सेंटेंस एंड हो रहा होगा, जैसे कि फूड इज ईटन, खाना खाया जाता है, फूड ऑब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पता चल गया कि ये सेंटेंस फूड इज ईटन प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव स्ट्रक्चर है। और अगर उसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट आ रहा होगा तो आपको पता है कि वो बाय लगा के हम उसको ऑब्जेक्टिव केस बना देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ये तमाम चीजें हम पुरानी अपनी जो हमारी लाइव क्लासेस थी उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया किस तरह से उसको पहचानना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको उर्दू में कैसे पहचानना है, उसके सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से पहचानना है, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, उसके एक्शन वर्ब क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें पैसिव की तो उसमें वर्ब की फॉर्म के हवाले से तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वी ऑल नो कि कोई भी पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब में थोड़े से कंफ्यूजन हो जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब हर पैसिव टेंस के अलग अलग होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज एंड आर होते हैं, which we use according to the singular and plural object. Point to be noted student, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट को देख के। बट अगर हम बात करें एक्टिव की तो वहां पे यही हेल्पिंग वर्ब यूज होते थे, बट ये अकॉर्डिंग टू दी सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट को देख के यूज होते थे। बट हियर इनटू पैसिव वाइज वी नीड टू यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दी सिंगुलर एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट, जो आपको अभी सेंटेंसेस में एग्जांपल्स में मैं फर्दर समझा दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ओरली डिस्कशन काफी हो गई। अब द कंटेंट व्हिच आई रिटन ऑन दिस बोर्ड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, उससे आपको फर्दर बात क्लियर हो जाएगी। तो डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, फॉर्मुलेशन हमें आनी चाहिए। सो हाउ टू फॉर्म द प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपको पता है। पहले आपको सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं। इज एम आर कुछ भी यूज हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट आप यूज कर लेंगे। इज सिंगुलर है तो इज, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इज। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर ऑन सेल्फ, अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो एम यूज कर लेंगे। एंड अगर आपके पास ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने आर यूज करना है। उसके बाद यू नो के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अगर उसके अंदर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो बाय लगा के आपने उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव केस क्या होते हैं, पॉजिटिव केस क्या होते हैं, ये सारे केसेस हम अपने प्रोनाउन के टॉपिक में हमारी लाइव क्लासेस में बहुत सारी दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने उसकी जो है उस केस को चेंज कर देना है, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। और याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आए। सम टाइम पैसिव स्ट्रक्चर वर्ब की थर्ड फॉर्म पे एंड हो जाते हैं, मतलब एक्शन वर्ब पे एंड हो जाते हैं, वहां पे सब्जेक्ट नहीं आ रहा होता। तो अब आप ये कहेंगे कि सर अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा तो आपने फॉर्मेशन में तो कंपलसरीली हर जगह ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। व्हाई आर यू राइटिंग? तो लिखने की वजह ये होती है ताकि अगर कहीं आ जाए तो आपको पता हो कि भाई वी नीड टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, आपको पता हो कि भाई हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो आपकी आसानी के लिए हम ये लिख देते हैं। अदरवाइज मोस्टली जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म पे एंड हो जाते हैं। बहुत कम रेयर एक्सेप्शनल केसेस के अंदर हम बाय लगा के उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख रहे होते हैं, या द पर्सन एक्चुअली बाय हुम दिस एक्शन इज बीइंग डन उसको लिखना होता है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म पे एंड हो जाते हैं। बहरहाल अगर कहीं आ जाए तो आपने किस तरह लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस एंड करना है। तो अगर आपने नेगेटिव बनाना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का कोई सेंटेंस, वही बात है, ऑब्जेक्ट लिखना है पहले, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा कर देना है, फिर सब कुछ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, फिर वही ऑब्जेक्टिव केस अगर इफ देयर इज रिक्वायरमेंट। देन यू नो कि देयर आर फोर स्ट्रक्चर which is interrogative, जिसको
कुछ लोग इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, कुछ लोग इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर सेम, बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट, दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट होती है। मैंने पहले भी बताया था, इंट्रोगेटिव कहते हैं, कुछ लोग इंटेरोगेटिव कहते हैं। एनीवेज, तो अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, तो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू परफॉर्म देयर, कि उसके जो हेल्पिंग वर्ब जो भी होंगे अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर प्लूरल ऑब्जेक्ट, आप सेंटेंस को पढ़ के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है। तो सिंगुलर होगा तो इज अपनी बात हो रही होगी तो एम, अगर हम बात करेंगे एक से ज्यादा प्लूरल ऑब्जेक्ट होंगे तो हमने आर लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरीली यूज होनी है। अगर उसके अंदर कोई सब्जेक्ट होगा तो बाय लगा के उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। उसके बाद यू नो कि देयर इज अ फोर्थ स्ट्रक्चर व्हिच इज इंट्रोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो अगर आपके सामने कोई स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव का हो तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यू नो उसका जो भी होगा, इज है, एम है, आर है, व्हाटएवर, इन तीनों में से जो भी है वो पहले लिखना है, ऑब्जेक्ट पहले लिख देना है, नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरीली, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट तो आप बाय लगा के उसका सब्जेक्टिव केस लिख देंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई देयर व्हिच इज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं लिखते वक्त राइटिंग में, लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाए तो कोई ऐसा सेंटेंस जो कि इंटेरोगेटिव हो और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं हो तो ग्रामेटिकली इसको रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। ये बात मैं आपको बहुत दफा वैसे भी बता चुका हूं, तो इस बात को याद रखिएगा। इसलिए कंपल्सरीली यू हैव टू अप्लाई देयर द क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। उसके बाद आई होप कि स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं इसके मैंने क्लियर फर्दर आपको समझाए, डेफिनेशन उसकी समझाई। नाउ देयर आर सो मेनी एग्जांपल आई रिटन हियर यूज्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव स्ट्रक्चर को हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने लिखा फूड इज ईटिंग, वेरी कॉमन सेंटेंस। कॉमन सेंटेंसेस लिखने की वजह होती है ताकि वो आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो फूड इज ईटिंग का मतलब क्या होता है, खाना खाया जाता है। यू नो कि आई डिड नॉट मेंशन हियर द सब्जेक्ट, तो मैंने जैसे कि बताया कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट पे एंड हो जाते हैं, आई एम सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म पे एंड हो जाते हैं, तो वहां पे हमने सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती, तो डेफिनेटली वहां हम सब्जेक्ट नहीं लगाते, यानी कि सब्जेक्टिव केस नहीं लगाते। तो ये सेंटेंस यहीं पर ही एंड हो गया, फूड इज ईटिंग, सॉरी मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया था। देन एन एप्लीकेशन इज रिटन बाय हिम, उसके जरिए खत लिखा, उसके जरिए दरख्वास्त लिखी जाती है, दरख्वास्त उसके जरिए लिखी जाती है। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था कि एन एप्लीकेशन इज रिटन, तो यहाँ पे एंड हो जाता, बाय हिम नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, उसके जरिए लिखी जाती है, उसके जरिए दरख्वास्त लिखी जाती है। Then he returned, they are motivated by us always, उन्हें हमेशा हमारे जरिए, उनकी हमेशा हमारे जरिए मोटिवेशन की जाती है उनको, यानी कि जैसे कोई पर्टिकुलरली मोटिवेट की उर्दू इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही, एनीवेज यकीनन आप लोगों को पता होगी। सो दे आर मोटिवेटेड बाय अस ऑलवेज, उनकी हमेशा हमारे जरिए मोटिवेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद उसमें लिखा ही इज कॉल्ड by his officers daily, but now he is not interested in this job. Okay, he is Ahmad is called by his officers daily, but now he is not interested in this job. उसको daily, there is a boy Ahmad, so Ahmad was doing a job anywhere, now he is left. उसके बाद उसने जॉब छोड़ दी, तो उसने कहा कि उसे रोजाना उसके ऑफिसर्स के जरिए कॉल की जाती है, लेकिन अब वो इस नौकरी के अंदर दिलचस्पी नहीं रखता। सो आपने देखा कि अच्छा एक चीज और नोट कीजिएगा, अब तक मैंने दोनों तीनों एग्जांपल्स की जो उर्दू आपको बताई, तो अगर आपने नोट किया उसमें जाता है, जाती है, जाते हैं में से कुछ ना कुछ उर्दू के हुरूफ लाजमी आ रहे थे, अल्फाज लाजमी आ रहे थे। तो इस बात की निशानी है कि जो हमने बात स्टार्टिंग में की थी कि इसके सेंटेंसेस में उर्दू में जाता है, जाती है, जाते हैं लाजमी आ रहा होगा। सो लिहाजा वो चीज आपको यहाँ पे इसकी उर्दू में जो हमने ट्रांसलेशंस की वहां पे भी आपको क्लियर हो गई होगी। एनीवेज आगे मैंने लिखा लेट कमर्स आर पनिश्ड बाय माय टीचर इन स्कूल, लेट कमर्स आर पनिश्ड बाय माय टीचर इन स्कूल। तो अगर मेरा कैमरा आप लोगों को नीचे का बोर्ड का एरिया नहीं दिखा रहा हो तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, सुन लीजिए। लेट कमर्स फिफ्थ कंडीशन एंड फिफ्थ एग्जांपल आई रिटन, लेट कमर्स आर पनिश्ड बाय माय टीचर इन स्कूल। जो स्टूडेंट लेट आते हैं या देर से आने वाले तुलबा को मेरे स्कूल में मेरे उस्ताद के जरिए सजा दी जाती है। देर से आने वाले
तुलबा को मेरे स्कूल में जो है वो मेरे टीचर के जरिए सजा दी जाती है। तो कि उर्दू में क्या आ रहा है, जाती है। अब इस जातीय का मतलब किसी इंसान के बात जाने की बात तो नहीं हो रही ना, तो लिहाजा ये मत समझिएगा कि जाने के लिए होता है, ये इसकी एक पहचान होती है। एनीवेज उसके बाद मैंने लिखा दोज हु आर डेड आर फॉरगेटेन। ओके, अ वेरी रेयर सेंटेंस, दोज हु आर डेड आर फॉरगेटेन, जो मर जाते हैं उन्हें भुला दिया जाता है। कहते हैं ना कॉमनली हम इस तरह के सेंटेंसेस, वो यार जो मर जाते हैं उनको थोड़े टाइम बाद भुला दिया जाता है, तो एक्चुअली वही एग्जांपल है। दोज हु आर डेड, दोज हु आर डेड आर फॉरगेटिंग, जो मर जाते हैं, जो मरे हुए होते हैं उनको भुला दिया जाता है। तो दिस इज एक्चुअली रेफरिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव स्ट्रक्चर इन अबाउट ऑल द सेंटेंसेस। उसके बाद देयर आर 2 and 3 मोर एग्जांपल्स आई रिटन। Children are forgiven by their parents if they make any mistake or blunders or lapse. तो बच्चों को उनके पेरेंट्स के जरिए माफ कर दिया जाता है अगर उनसे कोई गलती हो जाए। कहते हैं ना भाई हम छोटे बच्चे तो उन्हें माफ कर दिया जाता है, तो गलत है। छोटे बच्चे तो क्या मतलब उन्हें माफ कर दोगे? तो आपने देखा होगा इस तरह की एग्जांपल्स और इस तरह की बातें अक्सर हम कर रहे होते हैं, तो वो यही स्ट्रक्चर है। चिल्ड्रन आर फॉरगिवन बाय देयर पेरेंट्स इफ दे मेक एनी मिस्टेक एनी ब्लंडर, कि बच्चे अगर कोई गलती करें तो उनके माँ बाप की तरफ से उन्हें माफ कर दिया जाता है। तो उर्दू में क्या आया जब हमने when we translated it, so just try to identify and try to memorize my words that I starting and I use in the start of my lecture। कि जाता है, जाती है, जाते हैं आ रहा होता है, तो आपने इसमें भी देखा कि एंड में क्या आ रहा है, जाता है। क्या? Children are forgiven by their parents if they make any mistake। अगर बच्चे कोई गलती कर दें तो उनको माफ कर दिया जाता है। तो जाता है आया, तो आई होप समझ आ गया होगा कि इसमें जाता है, जाती है, जाते हैं लाजमी आ रहा होगा। इवन इन फैक्ट अगर आप भी कोई सेंटेंसेस बनाएंगे, इफ यू मेक सेंटेंसेस योरसेल्फ और उसकी उर्दू करेंगे एंड व्हेन यू विल कन्वर्ट देम इनटू उर्दू और ट्रांसलेट देम इनटू उर्दू, यकीनन 100% उसके अंदर जाता है, जाती है, जाते हैं लाजमी आ रहा होगा। गॉट इट? उसके बाद there is one more example and the last example, the roads of my city is clean daily। The roads of my city are clean। Sorry, I made a blunder here, I'm just going to rectify it। actually roads था तो मैंने helping verb is कर दिया, यहाँ पे are यूज होना था। The roads of my city are clean daily, क्योंकि ऑब्जेक्ट था और मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को देख के आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करने, तो मैंने मिस्टेकनली यहाँ पे इज लगा दिया था। तो बहरहाल एनीवेज आई हैव रेक्टिफाइड इट, मैंने यहाँ पे आर लगा दिया है। सो द रोड्स ऑफ माय सिटी आर क्लीन डेली। मेरे रोड की, हमारे शहर के जो सड़क है उनकी डेली सफाई की जाती है। क्या कहा उसने? द रोड्स ऑफ माय सिटी आर क्लीन डेली। रोजाना मेरे शहर के सड़कों की सफाई की जाती है। बात समझ आ गई? अब नाउ एक्चुअली हु इज क्लीनिंग द रोड्स, हु इज क्लीनिंग द वेज, हमने उसको मेंशन नहीं किया, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। कुछ सेंटेंसेस पैसिव के ऐसे होंगे जिसके अंदर आपने सब्जेक्ट को मेंशन करना होगा, कुछ सेंटेंसेस पैसिव के ऐसे होंगे जिसमें आपने सब्जेक्ट को मेंशन करना नहीं होगा, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट आई होप के हाउ टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, ये आपको मैंने बहुत आसान करके जितना पॉसिबल था समझा दिया, यकीनन आपको क्लियर हो चुका होगा। बट अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो हमारे जो नेक्स्ट 1-2 सेशंस होंगे, लाइव सेशन, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन जो आपको जो है वो प्रॉब्लम कर रहे होंगे वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द होल टॉपिक, एंटायर टॉपिक, तो आप उन तमाम क्वेश्चंस को अपने पास अभी नोट डाउन कर लें। जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें आपको लाजमी क्वेश्चन करने हैं। ईच स्टूडेंट मस्ट हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। हर स्टूडेंट को ये 100% एक क्वेश्चन जरूर करना है। इफ यू आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये है कि आप या तो समझ ही नहीं रहे, या आप समझना ही नहीं चाहते, या आपको सब कुछ समझ आ गया, और ये तीनों कंडीशन जरा कमी होती है। तो लिहाजा क्वेश्चन लाजमी करना है। मैं हमेशा आप लोगों को फिजिकल टीचिंग एनवायरनमेंट क्लास में भी बता रहा होता हूँ कि वो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नहीं करते ना, तो मेरी नजदीक वो स्टूडेंट नहीं है। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की निशानी होती है कि ही कीप्स ऑन आस्किंग द क्वेश्चन टू हिज टीचर्स। तो याद रखिएगा, you must need to ask the question from the topic in the live session।
यकीनन आपको समझ आ गया होगा और बताने की जरूरत नहीं है कि यू हैव टू मेक प्रैक्टिस ओवर दिस टॉपिक, क्योंकि वी नो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये इडियम, ये फ्रेज, ये लाइन सो मेनी टाइम वी हैव हेयर्ड बाय आवर टीचर्स एंड बाय अदर्स कि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बना देती है। तो अगर इस टॉपिक की परफेक्शन चाहते हैं, यू नीड टू मेक सेंटेंसेस एट योर होम, और सेंटेंसेस के थ्रू नहीं, अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपनी क्लासमेट से, तो वहां पे भी जब भी इंग्लिश में बात करें तो इन्हें आपने यूज करना है। उसके बाद जो आप सेंटेंसेस बनाएं इन अ शेप ऑफ प्रैक्टिस, वो भी आप मुझे लाइव सेशन जो हमारा होगा उसमें मुझे बता सकते हैं कि सर हमने इस तरह से इसकी प्रैक्टिस की थी, वो इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा और उसमें जो गलतियां होंगी वो आपको बता दूंगा। तो आई होप स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। हमारा आज का टॉपिक था, मैं रिपीट कर देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, जो कि मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था आसान करके आपको समझा दिया। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम समझेंगे हाउ टू यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। सी यू लेटर एंड खुदा हाफिज, गुड बाय।